नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 8 की। भूगोल का अध्याय 8 जिसका शीर्षक है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों, इस अध्याय में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं अमेज़न बेसिन में जीवन की। इसके बाद हम जलवायु के विषय में जानेंगे, वर्षा वन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हमें जानने का अवसर मिलेगा वर्षा वन के निवासियों के विषय में। इसके साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसे है, इस सब के बारे में हमें इस अध्याय में जानने का मौका मिलने वाला है ना। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने का मौका मिलेगा और यकीन मानिए कि आपको इस अध्याय में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोचक अध्याय को, है ना, और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत होती है रेणुका के साथ में। रेणुका जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। अब वो उत्साहित क्यों है, उसकी इस उत्साह का उसके कारण जो है वो हैं उसके चाचा श्रीकांत, है ना। उसके चाचा श्रीकांत क्या हैं कि एक बहुत बड़े फोटोग्राफ़र हैं, और ऐसे वैसे फोटोग्राफ़र नहीं हैं, वो हैं वन्यजीव फोटोग्राफ़र। ठीक है, और बहुत छोटी सी ही जब रेणुका थी ना, जब उसकी उम्र बहुत कम थी, तब से ही उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसकी रुचि है, वो वन्य जीवों में थी, जंगलों में थी। और इसका कारण भी उसके चाचा ही थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में भी उसके चाचा ने उसे प्रकृति संबंधित पुस्तकें दी थी और उसका परिचय करवाया था। दोस्तों, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें रेणुका को हमेशा से आकर्षित करती थी। यह चित्र को आप देख रहे हैं, इस चित्र में विश्व के अलग अलग भागों के निवासियों को बताया गया है ना। देखिए आप कितने अलग अलग प्रकार के लोग आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और इनको अलग बताता है इनका पहनावा, रहने सहने का तरीका। ठीक है ना दोस्तों, रेणुका इन तस्वीरों में विश्व के अलग अलग भागों के लोगों को देख सकती थी, है ना। और इसमें से कुछ जो है ना वो शुष्क रेगिस्तान से संबंधित हैं, कुछ जो है इस तस्वीर में आप देखेंगे बर्फीले प्रदेशों से संबंधित लोग हैं, कुछ लोग गर्म नम वर्षा वनों से भी हैं, है ना। और रेणुका को ऐसा लगता है कि ये उससे कितने अलग दिखते हैं, है ना। दिखने में भले ये लोग अलग हैं, लेकिन इनका जो भोजन है, इनका कपड़ा है, मकान है, इनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो बिल्कुल रेणुका को बताया जाता है कि हमारे ही समान है। कौन बताता है रेणुका को ये सब? उसके चाचा यानी कि श्रीकांत। और यह भी बताते हैं कि उनके बच्चे भी हमारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, है ना, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद किया करते हैं। ये सब रेणुका को बताते हैं उसके चाचा श्रीकांत। ठीक है दोस्तों, ये लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। मछली पकड़ना, है ना, वनों से सामग्रियाँ इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें ये लोग सीख जाया करते हैं। दोस्तों, ये तो हुई इस तस्वीर की बात और रेणुका के चाचा और रेणुका की बात। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर, और इस पृष्ठ में हमें जानने का अवसर मिलने वाला है अमेज़न बेसिन के विषय में। लेकिन इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दोस्तों इस जानकारी की ओर, जिसमें बताया गया है कि जो स्पेन है ना, इसके अन्वेषकों ने अमेज़न नदी की सबसे पहले खोज की। फिर उस समय सिर पर सुरक्षा कवच बांधे यानी हेडगियर पहने और घास के स्कर्ट पहने कुछ वहाँ के स्थानीय आदिवासी जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और उनके आक्रमण ने उन्हें याद दिला दी प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की, और इस प्रकार से यहाँ का नाम पड़ गया अमेज़न। ठीक है ना, तो अमेज़ॉन, अमेज़न, है ना, आदि नामों से प्रचलित है, जो आपको उचित लगे आप कहकर पुकार सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो पैराग्राफ में जानकारी दी है ना, इससे बेहतर तरीके से मैं आपको इसको समझा पाऊँगा इस चित्र की सहायता से। एक मिनट, हाँ, इस चित्र की सहायता से। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम कर देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब यह चित्र को मैंने इतना जूम कर दिया है कि आप अमेज़न बेसिन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है ना, और आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, है ना, यह जो अक्षांश है इस पर आप गौर कीजिए। बीच में से ये हमारी भूमध्य रेखा जा रही है ना, और
इसी के बीच में जो है आप पूरे अमेजन बेसिन को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है ना, आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दोस्तों भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, है ना, यानी ये जो भाग है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है आपको ये जानकारी। दोस्तों अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है ना वो ये है कि पश्चिम में पर्वतों से किस प्रकार से ये नदी जो है निकल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये पश्चिम भाग है, यहाँ से आप देखेंगे कि नदी किस प्रकार से निकल रही है पर्वतों से, पहाड़ों से, और पूर्व में यानी इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो वह आकर के मिल जा रही है अंध महासागर से। दोस्तों जिस स्थान पर कोई भी नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है ना उसे कहा जाता है मुहाना, नदी का मुहाना। मान लीजिए कि कोई नदी है वो किसी दूसरी जल राशि जैसे कि अंध महासागर कोई ले लीजिए, इससे मिल रही है तो इसे कहेंगे नदी का मुहाना। ठीक है, तो दोस्तों अमेजन नदी में आप क्या देख रहे हैं इस चित्र में, आप बहुत सारी सहायक नदियों को भी देख पा रहे होंगे। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि छोटी छोटी जो नदियाँ होती है ना वो एक मुख्य नदी से जाकर के मिल जाती है, और जो मुख्य नदी है वो अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा करके ले जाती है वो कहलाता है उसका बेसिन। तो आपने ये समझा कि मुहाना क्या होता है, सहायक नदियाँ क्या हैं और बेसिन क्या है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य नदी है वो अपनी सहायक नदियों के साथ में किसी एक क्षेत्र में अपने पानी को बहा करके ले जा रही हैं और उसी क्षेत्र को कहते हैं हम उसका बेसिन। आपको याद तो है ना कि हम पढ़ रहे हैं अमेजन बेसिन में जीवन शीर्षक के अंतर्गत इस पैराग्राफ को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेजन बेसिन जो है ना वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर अभी चित्र में देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग सहायक नदियों को आप देख पा रहे हैं, है ना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ ही तो हैं, जितने भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल रही हैं और अमेजन बेसिन का निर्माण कर रही हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों से होते हुए पेरू के कुछ भागों तक पहुंचता है, फिर वहां से बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, इसके छोटे भाग से अपवाहित हो रहा है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अमेजन नदी, अमेजन बेसिन जो है इसके बारे में। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अभी हमने अमेजन बेसिन को समझा, अब हम बात करते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन में पेजेस को जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की जलवायु के विषय में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर स्थित है, अभी हमने देखा चित्र में भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है ना। तो दोस्तों पूरे वर्ष भर ना यहाँ पे गर्म और नम जलवायु रहती है, यानी यहाँ की जो जलवायु है वह गर्म भी है और नम भी है, यानी आर्द्रता भरी हुई है। दोस्तों यहाँ का जो मौसम है ना वो दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म भी रहता है और नम भी रहता है, यानी कि आर्द्र भी होता है। दोस्तों शरीर में हमेशा आपको यहाँ पे एक अजीब तरह की चिपचिपाहट महसूस होगी। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रदेश में लगभग हर दिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी चेतावनी के, यानी कब हो जाएगी इसका पता पहले से नहीं चलता। दोस्तों दिन का तापमान अगर हम बात करें तो उच्च होता है और इस समय आर्द्रता यानी नमी भी उच्च होती है। आर्द्रता की अगर मैं बात करूँ ना तो वो रात को भी उच्च होती है, बस रात्रि में फ़र्क ये पड़ता है कि जो तापमान है वो रात होने की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप जलवायु को बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना, समझ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद में अब हम बात करते हैं वर्षा वन की। ठीक है, चित्र को आप देखिए, अमेजन वन का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है दाईं ओर इस पृष्ठ के, है ना। दोस्तों इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है, अभी हमने जाना, है ना, और इस अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो भूमि है ना इस पर सघन वन उग जाते हैं, घने घने जंगल उग जाया करते हैं और ये जंगल इतने ज़्यादा घने हैं दोस्तों कि पत्तियों और शाखाओं से एक छत जैसा कुछ बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं ना, जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन तक के नहीं पहुंच पाता। दोस्तों यहाँ की भूमि प्रकाश रहित है, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता और हमेशा यहाँ की जो भूमि है वह नमी युक्त रहती है, यानी कि नम बनी रहती है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल वही वनस्पतियाँ उग पाएंगी, पनप पाएंगी जो कि छाया में बढ़ने की क्षमता रखती हो, क्योंकि प्रकाश तो यहाँ पर नीचे पहुँच नहीं पाता है ना। दोस्तों परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर ऑर्किड और ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं, ठीक है ना। वर्षावन में दोस्तों, अगर वर्षावन की हम बात करें तो प्राणी जात की प्रचुरता होती है, अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है आपको जीव जंतु दिखाई देंगे, है ना। ये चित्र जो आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये टूकन पक्षी का चित्र है, देखिए आप इसको, ठीक है, किस प्रकार से इसकी चोंच इतनी बड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ और भोजन के लिए बड़ी बड़ी चोंच वाले अलग अलग प्रकार के पक्षी जो भारत में सामान्य जो पक्षी पाए जाते हैं ना, इनसे बहुत अलग होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम प्राणियों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बंदर देखने को मिल जाते हैं, स्लॉथ देखने को मिल जाती हैं, चींटी खाने वाले जो टैपीर होते हैं ना, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, सरीसृप की अलग अलग प्रजातियाँ इन जंगलों में पाई जाती है। आपने अमेजन जंगलों का नाम तो दोस्तों सुना ही होगा, है ना। अभी मैंने नाम लिया आपके सामने ब्रोमीलॉयड का, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक प्रकार का ना पौधा होता है। वो क्या करता है कि अपनी जल में ना अपनी पत्तियों में ना जल को संचित रखता है, यानी जल को इकट्ठा करके रखता है। और जो मेंढक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेंढक जैसे प्राणियों की हम बात कर लें तो वो जो जल के पॉकेट होते हैं ना, ये उसका उपयोग करते हैं अंडा देने के लिए, ठीक है। तो आप ब्रोमीलॉयड क्या होता है इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों एनाकोंडा और बोआ ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हज़ारों कीड़े मकोड़े यहाँ इस बेसिन में आपको निवास करते हुए मिल जाएंगे। मांस खाने वाली पिरान्या मछली, है ना, इसके साथ में मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ भी आपको अमेजन नदी में मिल जाएगी। इस प्रकार जीवों की विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और ये जो बेसिन है, ये विविधता की दृष्टि से असाधारण रूप से समृद्ध है, ऐसा आप कह सकते हैं। चींटी खाने वाले टैपीर जिसकी मैंने बात की थी ना, उसका ये चित्र है, आप देख सकते हैं। ये जो चित्र है ये टैपीर का चित्र है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम जो है दोस्तों बात करने वाले हैं वर्षावन के निवासी के विषय में। दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं ना, वो छोटे से क्षेत्र में यानी वन के कुछ वृक्षों को काट लेते हैं और उनके अपने भोजन के लिए फसलें उगाया करते हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं दोस्तों, वो शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। और अगर हम बात करें महिलाओं की, तो वो ध्यान रखती हैं फसलों का। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें ये बताया गया है दोस्तों कि टेपियोका, अनन्नास और शकरकंद उगाए जाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना तो हर समय निश्चित होता नहीं है, है ना, ये तो अनिश्चित है। और ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई हुई जो सब्जियां होती हैं उससे अपने परिवार का पोषण करती है, भरण पोषण किया करती है, ठीक है। तो पुरुष जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, है ना, मछली पकड़ के ला रहे हैं। और जो महिलाएँ हैं वो साग सब्जियाँ उगा रही हैं। दोस्तों कर्तन और दहन कृषि पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कर्तन और दहन की पद्धति क्या होती है। तो इसको भी पुनः समझाने के लिए मैं यहाँ पर उपयोग करने वाला हूँ इस चित्र का, ठीक है ना, जो क्रम से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कर्तन और दहन पद्धति क्या होती है। दोस्तों होता क्या है कि इस पद्धति में ना किसान जो है ना, वो क्या करते हैं कि पहले ना वृक्षों और झाड़ियों को काट लेते हैं और इससे क्या कर देते हैं, भूमि को कर देते हैं एकदम साफ। फिर क्या करते हैं कि इनको जला देते हैं। अब जलाने से क्या होता है कि इनमें जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे मिल जाते हैं मिट्टी में। और जो साफ भूमि होती है उस पर हम कई वर्षों तक के फिर फसल को पैदा कर सकते हैं। दोस्तों ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग करने से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और इसलिए फिर इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाती है और लोग इस भूमि के टुकड़े को फिर से क्या कर सकते हैं, जोत सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे एक जो है पहले वाले चित्र में आप देखिए कि किस प्रकार से एक हिस्से को काटा, जलाया, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्तन और दहन पद्धति क्या है। तो चलिए अब जब हमने यह समझ लिया है तो अब हम बढ़ते हैं वापस उसी पैराग्राफ की ओर जहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग किया करते हैं यहाँ के लोग। और दोस्तों इनका मुख्य आहार जो है वो है मैनियोक। इसे कसावा भी कहा जाता है। होता क्या है कि आलू की तरह ज़मीन के अंदर ये पैदा होता है।
और चींटियों की रानी और अंडकोश भी यहाँ के लोग जो है खाते हैं। काफ़ी कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। दोस्तों, ये जो वर्षावन होता है ना, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी मिल जाया करती है। ठीक है, कुछ परिवार जो है यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, है ना, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते का आकार होता है ना, उस प्रकार के। और जबकि कुछ लोगों की बात करें दोस्तों, तो मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहा करते हैं। इनकी जो छत होती है ना, वो उसमें तीव्र ढलान हुआ करती है। दोस्तों, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन ना धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में अगर हम बात करें तो जंगलों के अंदर पहुंचने के लिए ना नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय हुआ करता था कि भैया अगर आपको अंदर जाना है तो आपको नदी मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा, उससे होकर के ही आप जो है अंदर जा पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन 1970 में क्या हुआ, ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुँचना अब क्या हो गया है, बिल्कुल संभव हो गया है। कौन सा महामार्ग बन गया है? ट्रांस अमेजन महामार्ग। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अनेक स्थानों पर, जगहों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। दोस्तों, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। दोस्तों, विकास की गतिविधियों की अगर मैं बात करूं ना, तो उनके कारण क्या हुआ कि जो जैविक विविधता है, जैविक विविधता वाले जो वर्षावन हैं, वो धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं, है ना। और दोस्तों, इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का एक बड़ा भाग जो है ना, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हम देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ये चित्र में यही दर्शाया गया है। दोस्तों, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है, बह जाती है ना, मिट्टी का कटाव होने लगता है, सघन वन बंजर भूमि में बदलते चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, इसके पश्चात अब हम बात करने वाले हैं इस अध्याय में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की। अभी तो हमने अमेजन बेसिन पढ़ा और उसमें जीवन के बारे में जाना। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं इसको भी पुनः आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, यह चित्र आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं ना, ये आपस में मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। आप चित्र में स्पष्ट रूप से इस बात को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में यह जो है स्थित आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में जो है आपको यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है देखने को मिल जाता है। हरे और नीले रंग से दिखाया गया, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी ऐसी गंगा की सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो इसमें अपवाहित हैं, बह रही हैं। ठीक है ना, अभी जो मैंने नाम लिए वो आपने स्पष्ट रूप से सुन लिए हैं ना। कौन कौन से नाम लिए मैंने आपको बताया, घाघरा के बारे में, सोन, चंबल, कोसी, गंडक आदि। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पर ना आपकी मदद करेगी आपकी एटलस, अगर आपके पास है तो उसकी सहायता से आप ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आप ढूंढ लें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है ना, पर्वत और हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा जो है वो यहाँ की इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं मानी गई है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु होती है ना, वो मुख्य रूप से होती है दोस्तों मानसूनी। मानसून में क्या होता है ना, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच, यानी आधे जून से आधे सितंबर महीना जब पहुँच जाते हैं तो उसके बीच में ना वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में यहाँ पर जो है ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में यहाँ पर पाई जाती है ठंड। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए कि बेसिन है ना, बेसिन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, जनसंख्या की अगर वितरण की हम बात करें तो उसमें पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, ये आप भली भांति जानते ही हैं। ठीक है ना,
तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है ना, यहाँ पर बसा नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में लोग आपको मिलेंगे, कम लोग रहा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मानव प्रवास के लिए दोस्तों मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे उपयुक्त है, ये आप जानते हैं। हम इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं यही सब चीज़ें कि हमें ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, मूलभूत चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, कि भाई मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ पे जो है भूमि जो है उपजाऊ होती है, समतल होता है सब तरफ, है ना, आसानी से जो है पानी जल उपलब्ध हो जाता है, रहने में किसी तरह की कठिनाई नहीं जाती है। जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पे होता है? मैदानी क्षेत्र में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या बन जाता है? कृषि बन जाता है। और धान जो है दोस्तों वो यहाँ की मुख्य फसल है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है ना। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का है 1102, सबसे अधिक 1102 बिहार का है, ठीक है ना। ओके, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। चूँकि धान की खेती के लिए ना पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं, और ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, वहीं पर धान उगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें हैं ना वो है गेहूँ, ज्वार, मक्का, चना, बाजरा आदि। दोस्तों गन्ना, जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप बात करेंगे बिहार और असम की, है ना, तो यहाँ के कुछ भागों में ना सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है, ठीक है, और इससे क्या किया जाता है? सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कुछ पर्वत ऐसे हैं दोस्तों जहाँ की ढलानें थोड़ी सी मंद हैं और पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी सीढ़ियाँ बना करके, ठीक है ना दोस्तों। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार जो वनस्पतियाँ हैं उनमें भी विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की फसलें आपको उपलब्ध हो सकती, वनस्पतियाँ मिल जाएगी दोस्तों। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, है ना। अगर आप बात करेंगे डेल्टा क्षेत्र की तो मैंग्रोव वन से ये पूरा का पूरा घिरा हुआ है। नाम कुछ यहाँ पे दिए हैं जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जो ठंडी जलवायु है ना ये तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चित्र में आप देख सकते हैं असम में चाय का बागान और धान की कृषि। इसके बाद यहाँ पर दिया है, क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ढलान को इसलिए हटाया जाता है दोस्तों कि जल का प्रवाह यहाँ पर तीव्रता से न हो पाए, ठीक है दोस्तों। इस बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जंगलों में रहने वाले, है ना, हाथी हो गए, बाघ हो गए, हिरण, बंदर, ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ मुख्य रूप से पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। चित्र में आप देख सकते हैं एक सींग वाले गेंडे को, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में दोस्तों बंगाल टाइगर, मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जलीय जीव पाए जाते हैं, यानी कि जल में रहने वाले, ठीक है ना। चित्र में आप देख सकते हैं मगर को दिखाया गया है। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ यहाँ पे जो है सबसे फेमस है, आप मान लीजिए एकदम पॉपुलर है, लोकप्रिय है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में दोस्तों रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक जानकारी दी हुई है जिसमें बताया गया है, क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना उसके अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन भी पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है सुसु, ठीक है। सुसु की उपस्थिति से दोस्तों जल की जो शुद्धता है ना इसका पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को धीरे धीरे दोस्तों नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अंधी डॉल्फिन एक चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में झील जीविका का साधन एक केस अध्ययन हमें यहाँ बताया गया है। इसको मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ूंगा ताकि बड़ी सरलता और सुंदरता के साथ में आप इसको समझ लें। कहानी है दोस्तों विनोद की। इसके बारे में बताया जा रहा है कि विनोद भैया है एक मछुआरा जो बिहार के मतवाली मौन गाँव में रहता है, और आज क्या हो गया है कि आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की अलग अलग प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र जो उसके साथी थे,
किशोर, राजीव और अन्य के साथ में मौन या चाप झील को साफ किया। दोस्तों, झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार है ना, जैसे वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस ज़मीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदियों में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं है। इसी के साथ आप यहाँ पर प्रदूषित झील को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शहर भी हैं और कस्बे भी स्थित हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोलकाता, ऐसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, इन शहरों की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ जो उद्योग वगैरह स्थित है, इनका गंदा पानी जो बहता है वो नदी में जाकर के मिल जाता है और इससे हो जाती हैं नदियाँ ये प्रदूषित। दोस्तों, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। हम देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है ना। मैदानी इलाकों के लोग जो हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते हैं, है ना। अब सड़क मार्ग क्या है, रेल मार्ग क्या है, ये परिवहन, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप एक बार जाकर के वो वीडियो देख लें। ठीक है दोस्तों, नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात प्रभावशाली माध्यम हुआ करते हैं। ठीक है ना। कोलकाता की जो हुगली नदी है वहाँ पर एक महत्वपूर्ण पत्तन स्थित है। क्या आपको इसके बारे में पता है? मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है? अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए घर पे या बाहर किसी ने पूछ लिया, भैया बताओ नमामि गंगे क्या है, तो आप बोलेंगे गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, उसका नाम रखा गया है नमामि गंगे। ठीक है ना दोस्तों, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग जनजातियाँ, विशिष्ट जनजातियाँ, संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस अध्याय के दिए हुए अभ्यास के विषय में। दोस्तों, अगर हमने यह अध्याय समझ लिया है तो हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। भाई तभी तो समझ में आएगा कि यह अध्याय हमको समझ में आया है या नहीं आया है। पहले ही प्रश्न को ले लीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। ठीक है ना। तो भैया अमेजन बेसिन में स्थित महाद्वीप है कौन सा? दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, आप ये नाम बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 पे दिया हुआ है, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं। तो भैया खाद्य फसलें जैसे कि अनन्नास, शकरकंद, टैपियोका, मैनियोक, ये सब ये लोग उगाते हैं। नकदी फसलों की बात करें तो जैसे कॉफ़ी, मक्का, कोको, ये सब, है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? भैया ये तो हमने पढ़ लिया, हमको मालूम है। टूकन पाया जाता है, गुंजन पक्षी है, रंगीन पंखों वाले पक्षी हैं और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? अब ये उत्तर तो आप मुझसे पहले दे देंगे। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कोलकाता, ये सब स्थित हैं, है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्रह्मपुत्र के मैदान में यानी कि असम में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में लिखा है भैया सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है ना, यानी कि सही विकल्प बताना है। टूकन क्या है? टूकन एक पक्षी है। मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियोक अफ्रीका का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है भैया? कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है।
देवदार एवं फर किसके प्रकार है? तो ये प्रकार हैं किसके? शंकुधारी वृक्ष के। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं डेल्टा क्षेत्रों में। बंगाल तो नहीं बोल रहे थे आप? ठीक है। इसके बाद में देखिए, सही जोड़ी तो भैया बहुत सरल है। हम बात करते हैं कारण बताइए प्रश्न क्रमांक 4 की, है ना। यहाँ पे लिखा वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसका कारण बताओ। दोस्तों, विकास की गतिविधियों के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसी के कारण जो वर्षावन है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे नहीं, लुप्त होते जा रहे हैं तेजी के साथ में। इसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। ठीक है, इसका कारण बता देते हैं। दोस्तों, धान की कृषि के लिए चाहिए पर्याप्त मात्रा में जल, है ना। पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तो पर्याप्त मात्रा में जल यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर नदियों का घना जाल बिछा हुआ है, जहाँ से धान के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाया करता है। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि हुआ करती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अध्याय आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, पूरी सरलता और सुंदरता के साथ में। और मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस अध्याय को समझ पाएँ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।